हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के इस लेक्चर में, यूट्यूब चैनल के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि क्लास 12 के स्टूडेंट्स को फिजिक्स का जो दो पार्ट दिया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, वो एक्चुअली में जो चैप्टर्स हैं, जो सिलेबस है, वो एक्चुअली में है तो क्या है। क्योंकि आदमी को ऑब्जर्वेशन, ये जो वर्ड है, ठीक है, ये जो वर्ड है आदमी को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। क्योंकि जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो उस चीज के बारे में आप नॉलेज गेन करेंगे। सिर्फ आप किसी चीज को देखें और बस देखें और बस देखते रहें तो उससे आपका फायदा नहीं। ऑब्जर्वेशन से क्या होगा कि जैसे आपके घर में कभी काम लगा हो, घर बन रहा है, ठीक है, और वहाँ पर जो लेबर हैं, वो जो मिस्त्री हैं, वो देखेंगे कि वो कंक्रीट फॉर्म करते हैं, गिट्टी बालू ये सब चीज़ मिलाकर वो एक मसाला तैयार करते हैं, कंक्रीट तैयार करते हैं, ताकि वो इमारत को खड़ा कर सके, ठीक है। तो अब वहाँ पर होगा ये कि जब आप देखेंगे तो आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने का मतलब उन्होंने कितना बालू मिलाया, कितना गिट्टी मिलाया, तो काम को आप देखते तो समझते कि वो अच्छा ही ऐसा करने से ऐसा हो रहा है। तो आप वहाँ पर देख नहीं रहे, आप वहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जब आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो आपके अंदर उस चीज़ से रिलेटेड नॉलेज गेन हो जाता है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन बहुत मायने रखता है। आप अपनी लाइफ में इस वर्ड को एकदम माथे पर चिपका लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि कहीं भी कोई भी चीज़ हो तो आपको ऑब्जर्व करना है। सिर्फ बैठकर देखना नहीं है, समझना नहीं है, ठीक है। सिर्फ बैठकर देखना नहीं, देखने के साथ समझना भी है और उसके प्रोसेस को बारीकी से देखना है। तब आपके पास जो चीज़ होगा वो नॉलेज होगा उस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन आप समझ रहे हैं क्या है। अब बात यह है कि जो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दिया गया है पढ़ने के लिए क्लास 12 में, उसको अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको, आपके दिमाग में ये सवाल आनी चाहिए थी कि ये पढ़ने से क्या होगा। ये हम पढ़ लेंगे तो ठीक है, हम अलग अलग टॉपिक्स को समझ लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, लेकिन मेरा फ़ायदा क्या होगा, हम किस काबिल बनेंगे इन सब चीज़ों को एक साल इसके साथ बिताने के साथ हम किस काबिल बन जाएंगे, ये समझना ज़रूरी है। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है, ये सवाल है, तो बेहतरीन सवाल है और ये होनी भी चाहिए हर स्टूडेंट के लिए। आप किसी भी क्लास में हैं तो आप ज़रूर ये देखें कि आप जिस क्लास में हैं उस क्लास का जो सिलेबस दिया जा रहा है वो आपको कहाँ पहुँचाएगा, आपको किस काबिल बनाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 के बारे में समझेंगे। इससे प्रीवियस हम लोगों ने क्लास 11 के बारे में समझा था, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम फिजिक्स के बारे में समझते हैं। फिजिक्स का दो ब्रांच है, मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स माइक्रोस्कोपिक है और क्लासिकल मीन्स ही होता है पुराना। जैसे क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम या कथकली, तो भरतनाट्यम और कथकली क्या है, क्लासिकल डांस है। क्लासिकल मीन्स बहुत पुराना डांस है, ठीक है। तो ये पुराना डांस है, उसी तरह क्लासिकल फिजिक्स मीन्स पुराना फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स मीन्स अभी का फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स किसके ऊपर है, तो मैक्रोस्कोपिक के ऊपर है। मॉडर्न फिजिक्स माइक्रोस्कोपिक है, क्योंकि पुराने ज़माने के लोग को जो जो चीज़ें दिखती थी उन चीज़ों के ऊपर वो ऑब्जर्व करते थे और उन चीज़ों के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर वो उनके पास नॉलेज होता था। लेकिन जैसे जैसे दुनिया, ये ज़माना अपडेट होता गया, इनके पास टेक्नोलॉजीज आती गई, तो ये अब उन चीज़ों के ऊपर दिमाग लगाने का सोच रहे हैं, उन चीज़ों को ऑब्जर्व करने का सोच रहे हैं जो ये नहीं देख पाते, जिनके लिए इनके पास माइक्रोस्कोप है। और फिर उनसे रिलेटेड ये थ्योरीज और उनके ऊपर रिसर्च करके नए नॉलेज को गेन करके हमारे सामने रखते जा रहे हैं, जो है मॉडर्न फिजिक्स, जिसे हम लोग क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं। अब क्लासिकल फिजिक्स के पार्ट्स को देखें तो इसमें आएगा मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स। मैकेनिक्स में 3 ब्रांच है, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक्स है। फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी 2 ब्रांच है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स में रे और वेव। फिर यहाँ माइक्रोस्कोपिक में जैसा नाम ही पता है, ठीक है, माइक्रो है, इस वजह से एटम, न्यूक्लियाई, मॉडर्न और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कम्युनिकेशन सिस्टम, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम सिलेबस देखें तो जो आपको सिलेबस दिया गया है वो क्या है, 9th क्लास में आपको, ठीक है, 9th क्लास में मैकेनिक्स मतलब कि रेस्ट एंड मोशन,
स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, इन सब चीज़ों को पढ़ना था, वर्क एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये 9th का सिलेबस। फिर जैसे ही आप 10th में आते हैं आपको लाइट चैप्टर मिलता है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मोटर, एसी जनरेटर, ये सब आपको पढ़ने को मिलता है। फिर जब आप 11th में जाते हैं तो 11th में जैसे ही आप जाते हैं तो 11th में आपको मिलता है फिर से 9th की ही चीज़ें मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में। अगर ऐसा समझिए कि 9th क्लास में अगर आपको एक चम्मच दिया गया था तो यहाँ आपको एक पूरा, वो क्या कहते हैं, पूरा जो बाउल होता है बड़ा सा, जो भोज में जो बनता है, वो दिया गया है, ठीक है। उसी तरह जब आप 12th में जाएंगे तो 10th की ही चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ज़्यादा लेवल पर, ठीक है। और 12th के साथ साथ 12th में आपको 10th भी मिलेगा और साथ में ये भी मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ के बाद बात करते हैं क्लास 12th के सिलेबस की। क्लास 12th में आपको क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, ये आपको पढ़ना है। अब थोड़ा सिलेबस समझिए कि ये सिलेबस आपको किस काबिल बनाएगा। आप जहाँ पहुँचेंगे वो जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे तो आपको आप जब ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो पढ़ने के बाद आप कहाँ पर होंगे ये समझना है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको क्लास 12th में क्या क्या दिया गया है। आपको क्लास 12th में दिया गया है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। ये आपका पार्ट 1 है और ये दोनों आपको मिलेगा पार्ट 2 में, ठीक है। अब थोड़ा समझना है आपके सिलेबस आपके बारे में कि आपको जो सिलेबस दिया गया है वो क्या है और किस तरह से एक दूसरे से रिलेट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जैसे ही बुक देखते हैं कहते हैं इतना पढ़ना है और वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं कि इतना पढ़ना है और समझ में आने वाला नहीं है, एक साल में इतना कैसे होगा, इन सब चीज़ों को। तो यहाँ पर मैं इसी वजह से ये वीडियो लाया हूँ ताकि आप इसे एंड तक देखें और समझें कि फ़िज़िक्स बिल्कुल भी भारी नहीं है, फ़िज़िक्स कितना ईजी है। और आप स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर को जब आप समझेंगे तो मैं ये भी बताऊँगा कि वो आगे के चैप्टर से किस तरह रिलेट करते हैं। अगर आपका स्टार्टिंग का कुछ चैप्टर अच्छे से पकड़ है उस चैप्टर पर, तो आपके आगे का कौन कौन सा चैप्टर अच्छे से पकड़, उनके आगे के चैप्टर पर कैसे आपका पकड़ है उन सब चैप्टर्स पर भी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं आपके पार्ट 1 की। पार्ट 1 जैसे ही आप खोलते हैं आपको मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर 1 में भी वही चीज़ है और चैप्टर 2 में भी वही चीज़ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स होता है स्टैटिक्स रुका हुआ, मतलब चार्ज इज इन रेस्ट। आपने क्या पढ़ा? चार्ज रुका हुआ है। अब वो चार्ज जब रुका हुआ है तो वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है, ठीक है। चार्ज रुका हुआ है वो क्या क्या कर सकता है? तो चार्ज रुका हुआ है तो वो दूसरे चार्ज पर, सबसे पहले चार्ज होता क्या है ये हम लोगों ने पढ़ा। अब चार्ज रुका हुआ है तो वो चार्ज रुका हुआ क्या क्या कर सकता है? दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है। कितना फोर्स लगाएगा? कूलम्ब्स लॉ आपको पढ़ने को मिला। अब वो चार्ज आप देख रहे हैं कि बिना कांटेक्ट में फोर्स लगा रहा है, मतलब वो चार्ज फील्ड क्रिएट कर रहा है, मतलब चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो फील्ड फोर्स है। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आप कॉपी पर दिखाना चाहते हैं, उसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं डायग्राम के माध्यम से, तो आपने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से पार करेगा तो क्या कहेंगे? उसे फ्लक्स कहेंगे, तो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा। फिर चार्ज बटा होगा, अभी तक जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे थे वो पॉइंट चार्ज की वजह से थे। अब चार्ज किसी वायर पर लेंथ के अकॉर्डिंग बटा हुआ है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर। चार्ज किसी सरफेस पर बटा हुआ है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज किसी वॉल्यूम पे बटा हुआ है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन आया तो इनके वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं तो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये सब इनसे पहले जो भी चीज़ें आपने पढ़ी वो सब पॉइंट चार्ज के लिए था, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो अब आपको एक नई चीज़ मिलेगी जिसे हम लोग कहते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, उसका 3 एप्लीकेशन होगा। 3 एप्लीकेशन क्या क्या होगा? इनफाइनाइट वायर की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इनफाइनाइट शीट की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, और एक चार्ज स्फेरिकल सेल है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो कितना होगा उस किसी पॉइंट पर, उसके आउटर, इनर और
ऑन दी सरफेस पर। तो ये गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन था। इसमें एक नई चीज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है डाइपोल, ठीक है। तो डाइपोल जैसे ही आप डाइपोल का एक सिस्टम है, इक्वल और अपोजिट चार्ज का सेपरेट होता है, स्मॉल डिस्टेंस है, उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये आपका चैप्टर 1 खत्म। अभी चार्ज रुका ही हुआ है। अब जैसे ही आप चैप्टर 2 में जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से आया। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के हर एक पॉइंट पर आपको चार्ज को लाने में वर्क हो रहा है, वर्क करना पड़ रहा है उस चार्ज को लाने में। तो उस वर्क डन को क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझा, उसके फॉर्मूलाज को समझा, फिर डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले। फिर उसके बाद जैसे ही आप इलेक्ट्रिक डाइपोल और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ लेते हैं, तो आपके दिमाग में बात आती है कि इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किसी सिस्टम में जमा कर लें। तो जमा करने के लिए जो आप सिस्टम पढ़ते हैं उसे हम लोग कैपेसिटर और कैपेसिटेंस कहते हैं। तो अभी तक चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपने पढ़ा, इतने टॉपिक्स को डील करा, और आपका मेन सब्जेक्ट क्या था कि चार्ज इज इन रेस्ट, चार्ज किसमें है, रुका हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपका जो पहला चैप्टर था वो क्या था, अभी तक आपका क्या है, चार्ज इज इन रेस्ट, चार्ज रुका हुआ है। चैप्टर 1 पढ़ लिए, चैप्टर 2 पढ़ लिए, ठीक है। अब चार्ज किस में है, मोशन में, क्योंकि रेस्ट के बाद मोशन ही आता है, ठीक है। तो चार्ज अब मोशन में है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही आया तो अब आप सारी चीज़ें पढ़ेंगे, किसके वजह से, कि चार्ज जब मोशन में होगा तब क्या होगा। चार्ज को मोशन में आने के लिए एक रास्ता चाहिए जिसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं। चार्ज उस कंडक्टर में सीधे स्ट्रेट पाथ पे नहीं मूव करता है, उसके पास दो वेलोसिटीज होती है, एक उसके पास खुद की, दूसरा हम लोगों ने जो बैटरी से दिया होता है उसकी वजह से, तो उनके रिजल्टेंट के डायरेक्शन में वो मूव करता है। इस वजह से उनके पास जो मोशन होता है वो जिग जैग इधर उधर वाला मोशन होता है। उनके पास जो वेलोसिटीज होती है वो वेलोसिटीज परफेक्ट वेलोसिटीज नहीं होती है, मतलब वो वेलोसिटी रिजल्ट होगा उस दोनों का, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो उन सारे इलेक्ट्रॉन्स के एवरेज वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप निकालेंगे। फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ने के बाद आप ओम्स लॉ पढ़ेंगे, ओम्स लॉ के लिमिटेशन को पढ़ेंगे। फिर जब आप ओम्स लॉ पढ़ लेंगे तो आपको एक नई चीज मिलेगी जिसे हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। फिर रेजिस्टेंस ओम्स लॉ से मिला है तो रेजिस्टेंस पढ़ते पढ़ते आपको एक नई चीज मिलेगी, रेजिस्टिविटी। फिर जब आप रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर जब घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। फिर रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के रिलेशन को समझने के बाद फिर आप पढ़ेंगे कि ये जो सर्किट में हम रेजिस्टेंस देंगे उसके लिए एक डिवाइस चाहिए जिसे हम लोग रेजिस्टर बोलते हैं। अब वो रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, सीरीज और पैरेलल। जैसे ही हम लोग सीरीज और पैरेलल समझ लेते हैं, फिर सीरीज और पैरेलल समझने के बाद अब हमें कॉम्प्लेक्स सर्किट मिलता है, अलग अलग, मतलब एक ही सर्किट में 3 जगह सेल लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, ठीक है, अलग अलग जगह पर बहुत सारे रेजिस्टेंस अलग अलग पैटर्न में, और उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल और ये रेजिस्टेंस निकालना है इक्विवेलेंट। तो उसके लिए आपको किरचॉफ्स लॉ पढ़ना है। किरचॉफ्स लॉ के 2 रूल पढ़ने हैं। किरचॉफ्स लॉ के दो रूल क्या क्या है, तो किरचॉफ्स लॉ के 2 रूल हैं आपके पास, कि पहला करंट रूल है, लूप रूल है, ठीक है, जंक्शन रूल भी कहते हैं। दूसरा रूल क्या है किरचॉफ्स का, सेकंड रूल क्या है, तो सेकंड रूल है वोल्टेज रूल या लूप रूल उसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये 2 पढ़ने के बाद आप कॉम्प्लेक्स सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। फिर उसके बाद चैप्टर ये किरचॉफ्स लॉ समझ लिए। किरचॉफ्स लॉ समझने के बाद एक प्रिंसिपल समझेंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। अब व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल हम लोग समझ लेंगे तो अब हम लोग रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे, मीटर ब्रिज का यूज करके निकाल सकते हैं, पोटेंशियोमीटर का यूज करके निकाल सकते हैं। पोटेंशियोमीटर से हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है कि सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है जो हम देख नहीं सकते उसे निकाल सकते हैं, या अननोन ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो ये 2 चीजें हमें पोटेंशियोमीटर में पढ़नी। तो चैप्टर 3 में जब चार्ज मोशन में है तो उससे रिलेटेड एक चीज पढ़े, दूसरे चीज को पढ़े, दूसरे चीज से तीसरी चीज मिली, तीसरे चीज से चौथी चीज मिली, इस तरह से आपका चैप्टर 3 खत्म हो गया। तो चैप्टर 3 में आपने क्या पढ़ा, चार्ज इज इन मोशन, ये चैप्टर 3 में आपने पढ़ा। अब देखिए चैप्टर 3 चार्ज इज इन मोशन, चार्ज मोशन में है मतलब करंट, और करंट की वजह से 3 इफेक्ट आपको देखने को मिलता है।
पहला क्या है, हीटिंग इफेक्ट, आप वाकिफ हैं उससे, आपके घर में टोस्टर होगा, हीटर होगा, इंडक्शन होगा, वो गीजर होगा, ये सब इलेक्ट्रिक करंट से काम करता है, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट। दूसरा क्या है, केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट मतलब कि इलेक्ट्रोलाइसिस, हाइड्रोजन को तोड़ने का काम करता है, तो केमिकल इफेक्ट भी। तीसरा जो इफेक्ट है वो क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब जहां भी इलेक्ट्रिक करंट होगा वहां मैग्नेटिज्म होगा। तो अब हम लोग मैग्नेट को पढ़ रहे हैं, लेकिन सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। अब जब हम लोग मैग्नेट मतलब इसी से निकला, इसी के एक इफेक्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं, करंट के ही चैप्टर 3 के ही एक इफेक्ट को हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ रहे हैं, जिसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। अब उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं कि करंट है, उसकी वजह से मैग्नेटिज्म है। इसकी शुरुआत किसने करा, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट आप पढ़ेंगे कि वो अपने लैब में थे और उनके कंपास नीडल में प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दिखा रहा था, किस वजह से, तो एक वायर में करंट था, इस वजह से। तो उन्होंने ये इफेक्ट को समझा, उसके बाद बताया कि नहीं, करंट के पास भी मैग्नेटिक इफेक्ट है। फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे कि करंट वायर है, उसके एक एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मतलब बायोट सवार्ट्स लॉ आप पढ़ने वाले हैं, करंट एलिमेंट की वजह से, करंट एलिमेंट की वजह से। फिर बायोट सवार्ट्स लॉ जैसे ही आप समझेंगे तो 3 एप्लीकेशन उसका समझेंगे। इनफाइनाइट वायर है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन, एक सर्कुलर कॉइल है, उसकी वजह से, उसमें करंट है, उसकी वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, दूसरा एप्लीकेशन। उसी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, थर्ड एप्लीकेशन। तो बायोट सवार्ट्स के 3 एप्लीकेशन आपको पढ़ने हैं। फिर बायोट सवार्ट्स लॉ वाली बात ही आप थोड़ा सिंपल वे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ या एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे, B = μ0I, ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर = μ0I, ये उसका एक्सप्रेशन। फिर एम्पियर्स लॉ से भी हम लोग 3 एप्लीकेशन पढ़ेंगे। पहला वही सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। फिर एक नए कन्फिग्रेशन के बारे में हम लोग समझेंगे, जिसे कहते हैं सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या होता है कि एक तार ले लेना है और तार को स्पाइरल वे में आपको वाइंड कर देना, तब जो चीज़ें मिलेंगी हमें, तब जो चीज़ मिलेगा उसे हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं। अब उस सोलेनॉइड के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ऊपर कितना है, अंदर कितना है, ये हम लोग समझेंगे एम्पियर्स लॉ से। ये दूसरा एप्लीकेशन। उसी सोलेनॉइड को हम लोग गोल अगर कॉइल के फॉर्म में कर देंगे तो वो हो जाएगा टोरोइड, और उस टोरोइड के इंटरनल, आउटर और उसके सरफेस पर कितना होगा, ये हम लोगों को निकालना है। तो ये एम्पियर्स का तीसरा एप्लीकेशन। तो इस तरह से आपको लॉ पढ़नी है, उनके 3 एप्लीकेशन। और ये लॉ और एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट होता है आपके CBSE, आपके बोर्ड्स के पेपर के लिए, क्योंकि इसमें यही पूछा जाता है कि डिफाइन द लॉ एंड डिराइव इट्स दैट एप्लीकेशन। इस तरह से सवाल किया जाता है, ठीक है। अब एम्पियर्स लॉ पढ़ लिया, उसके बाद साइक्लोट्रॉन पढ़ना है। साइक्लोट्रॉन पढ़ने के बाद आप ये पढ़ेंगे कि एक फील्ड है, उस फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और चार्ज को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब चार्ज को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो चार्ज को जैसे ही आप प्रोजेक्ट करेंगे तो मैग्नेटिक उस पर फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल फोर्स, और इसी को हम लोग कहते हैं लॉरेंस फोर्स। अब जो लॉरेंस फोर्स समझने के बाद हम लोग क्या समझेंगे कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर कैरिंग करंट को हम मूव कराएंगे तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, उसका वैल्यू कितना होगा, तो ILB sin थीटा। अब ये सब चीज़ें हम लोग जब पढ़ लेंगे तो हमें पढ़ने को मिलेगा गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या है, तो गैल्वेनोमीटर जैसे एमीटर होता है, तो एमीटर करंट के मेजरमेंट को बताता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को बताता है, उसी तरह गैल्वेनोमीटर करंट के प्रेजेंस को बताएगा। आपको पता नहीं करंट है या नहीं है, ये जांचना है तो गैल्वेनोमीटर यूज कीजिए। तो ये चैप्टर 4 है, मतलब आपने चैप्टर 4 में क्या पढ़ा, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये आपने पढ़ा चैप्टर 4 में, ये इसी से रिलेटेड है, इसका इफेक्ट। अब इसके बाद चैप्टर 5 में आप क्या पढ़ेंगे, तो मैटर एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर 5। यहां भी आपको मैग्नेटिज्म ही पढ़ना है, लेकिन सारी चीजें किससे पढ़नी है, नेचुरल मैग्नेट से। मतलब मैग्नेट का सोर्स 2 होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा मैग्नेट। अब मैटर और मैग्नेट आप समझ गए, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो इसमें मिलेगा कि मैग्नेटिज्म क्या होता है,
उसके बाद अब देखिए मिलेगा, तो बार मैग्नेट हमारा सोर्स होगा, उसी से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ेंगे। तो बार मैग्नेट जो होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल होता है, ठीक है। ये जो चैप्टर 5 है आपका, ये बहुत सिमिलर होगा किससे, इस दोनों से, ठीक है। ये और ये सिमिलर है, ठीक है। कैसे सिमिलर है बताते चलते हैं। देखिए कैसे सिमिलर है, चैप्टर 1, 2 और चैप्टर 5 सिमिलर है, मतलब चैप्टर 1 और 2 अगर आपके दिमाग में अच्छे से बैठा हुआ है तो समझिए कि चैप्टर 5 भी आपके दिमाग में अच्छे से बैठा हुआ है, मतलब 2 तीर से तीसरा निशाना। समझ रहे हैं बात। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में जैसे आपको क्या क्या मिला, इलेक्ट्रिक डाइपोल मिला, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिला, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, ठीक है। उस दोनों में से बता रहे हैं। चैप्टर क्या मिला आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके बाद गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये 5 चीजें मिली। ये सारी पांचों चीजें आपको यहां भी मिलेंगी। सेम एक्सप्लेनेशन, सेम डेरिवेशन, सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम, बस इलेक्ट्रिक को रिप्लेस कर देना है किससे, मैग्नेट से। यहां क्या क्या मिलेगा आपको, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, गॉस थ्योरम, 5 दोनों में से आपको सिमिलर मिल रहा है। अब जैसे ही आप ये पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको आता है ये, इस वजह से देखिए कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो आप डेरिवेशन कीजिएगा, चाहे वो टॉर्क का हो, चाहे वो उसके एक्सियल के लिए हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल के लिए हो, चाहे वो उसमें टॉर्क कितना लगेगा उसके लिए हो, चाहे उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा उसके लिए हो, ये सारी के सारे सेम डेरिवेशन, सेम कंसेप्ट आपको मिलेगा किसमें, चैप्टर 5 में, ठीक है। डाइपोल के लिए जब आप मैग्नेटिक डाइपोल के लिए काम करेंगे तो फॉर्मूला भी सेम, पैटर्न भी सेम, सब कुछ सेम। तो सीधा समझिए कि आपका चैप्टर 1 अगर डाइपोल वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, फ्लक्स अच्छे से क्लियर है, फील्ड लाइंस और ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर है, तो समझिए कि चैप्टर 5 भी आपका अच्छे से क्लियर है। इसके बाद इतना पढ़ने के बाद आपको क्या मिलेगा कि अर्थ भी मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है, तो अर्थ मैग्नेटिज्म आपको पढ़ना है, उसके कॉज को पढ़ना है, 3-4 थ्योरीज हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अर्थ से ही रिलेटेड मेरिडियन पढ़ेंगे, जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। एक अर्थ में से एक स्लाइस काटना है, उस स्लाइस में वो पॉइंट होना चाहिए जिस पॉइंट के बारे में आप बात कर रहे हैं उस स्लाइस में। फिर उसके बाद उस स्लाइस में क्या क्या होना चाहिए, वो पॉइंट जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ द अर्थ होना चाहिए, और सेंटर ऑफ द अर्थ होना चाहिए। उसके बाद उसमें मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल अगर होगा तो वो मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगा, और अगर उसमें लोकेशन सेंटर ऑफ द अर्थ और अगर जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ पोल हो जाएगा तो उसे हम जियोग्राफिक मेरिडियन कहेंगे। मतलब मैग्नेटिक पोल, ठीक है, मैग्नेटिक पोल और मैग्नेटिक साउथ की वजह से वो मैग्नेटिक मेरिडियन कहला रहा है, और जियोग्राफिक नॉर्थ और साउथ की वजह से वो जियोग्राफिक मेरिडियन कहला रहा है। दोनों मेरिडियन के बीच में जो एंगल होगा उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। फिर उसके बाद आप बार मैग्नेट लेकर जाइए अर्थ पर, तो आप देखेंगे कि अर्थ धीरे धीरे ये बार मैग्नेट जो है डिफ्लेक्शन दिखाना शुरू होगा। जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जाएंगे तो ये डिफ्लेक्शन दिखाना शुरू कर दे। तो ये जो डिक्लाइनेशन, ये जो एंगल का, ये जो बार मैग्नेट के टिप का डिफ्लेक्शन है, और जो फील्ड लाइंस होगा अर्थ का, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, इस दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा इसे हम लोग एंगल ऑफ डिप कहते हैं। फिर उसके बाद छोटे छोटे टर्म्स पढ़ने हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, इन सब चीज़ों को पढ़ना है। फिर इसके बाद ये सब चीज़ हम लोग जब पढ़ लेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैटर, मतलब मैग्नेटिज्म जो मैटर होता है वो कितने तरह से, ठीक है, कितने तरह से आपको, जैसे नेल है, कांटी है, इसको जब आप मैग्नेटिक फील्ड में भेजते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही भेजते हैं तो ये मैग्नेट तुरंत ये चिपकता क्यों है, क्योंकि ये पहले अपने आप को मैग्नेट की तरह बनाता है, ठीक है, अपने अंदर, इसके अंदर जो ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। इसमें भी आप 2 तरह का पढ़ेंगे मटेरियल, एक वो जिसके अंदर पहले से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, और एक वो जिसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। ठीक उसी तरह जैसा कि आपको चैप्टर 2 में मिला था डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, याद करें डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन में क्या मिला था कि उसमें पोलर मॉलिक्यूल होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, एक होता है जिसके पास अपने डाइपोल मोमेंट होता है, एक होता है जिसके पास अपना डाइपोल मोमेंट नहीं होता। सेम चीज यहाँ पर
कि मैटर होगा उसके पास, एक होगा जिसके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, एक के पास होगा। और फिर उसको जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो वो कैसे अलाइन करता है अपने आप को। तो ये पोलराइजेशन वाला कंसेप्ट जो यहाँ है वही यहाँ है, सेम टू सेम, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ेंगे डोमेन थ्योरी कि हर कोई चीज़ कैसे मैग्नेटिज्म बिहेवियर दिखाता है। फिर उसके बाद क्यूरीज लॉ, मतलब कि टेम्परेचर के बढ़ाने से मैग्नेटिज्म लॉस हो जाएगा, उस पार्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग, है ना, क्यूरीज लॉ के बेसिस पर हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें, मतलब चैप्टर 5 और चैप्टर 1 और 2 हूबहू सेम है, एक जैसा है। अब इतना समझने के बाद अब देखिए साइंटिस्ट जो है इतना तक आपको समझा दिए। क्या क्या समझे? रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ लीजिए, 2 चैप्टर पढ़ लिए, जो जो चीज़ें पॉसिबल थी। चैप्टर 3 चार्ज मोशन में है, पढ़ लीजिए, सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। चैप्टर 4 जो मूविंग चार्ज है उसका इफेक्ट आपको पढ़ना है, चैप्टर 4 पढ़ लिए। उस जो इफेक्ट मतलब मैग्नेटिज्म है उसका इफेक्ट, तो मैग्नेटिज्म के बारे में आप अच्छे से पढ़िए। अच्छे से कहने का मतलब कि अब जो उसका नेचुरल सोर्स है मैटर, उसके बारे में पढ़िए। और फिर इसी में आपको पारा मैग्नेटिज्म, डाई मैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म, ये 3 टाइप के मटेरियल आपको देखने को मिलेंगे। फिर अब साइंटिस्ट के दिमाग में बात आया, क्या देखिए, कि अगर हम करंट दे रहे हैं तो मैग्नेट मिल रहा है, ठीक है। अगर हम करंट दिए, मिला क्या? मैग्नेट। तो अगर हम मैग्नेट दें तो करंट मिल सकता है क्या? मतलब इंडक्शन, मतलब रिवर्स आपको पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है? रिवर्स ऑफ चैप्टर 4। समझ जाइए रिवर्स ऑफ चैप्टर 4 क्या है, कि मैग्नेट है, लेना क्या है आपको? करंट, क्योंकि चैप्टर 4 में करंट है, लेना है मैग्नेट, ठीक है। ये सवाल दिमाग में आया कि क्या इसका पॉसिबल है। तो फराडे और हेनरी लग गए अपने काम में, दोनों अलग अलग जगह अपने अपने काम में लगे, और काम में लगने के बाद उन्हें रिजल्ट मिला। और रिजल्ट मिलने के बाद जब उन्होंने वो गए और उन्होंने पब्लिश करा, तो उस वक्त सोचिए, ठीक है, उस वक्त 1800 के कुछ आसपास की बात है। उस वक्त लोग बोला इसका क्या है, ये न्यू बॉर्न बेबी का क्या मतलब, ये क्या फ़ायदा करेगा। लोगों ने ऐसा ही सवाल किया था। और अभी के ज़माने में देख लीजिए, सारी की सारी चीज़ें अल्टरनेटिव करंट के ऊपर है। 1 दिन 2 दिन 5 घंटे अगर बिजली चली जाए तो लोग हाहाकार मचाना शुरू कर देते। तो सोचिए, ये जवाब उस वक्त देना चाहिए था कि एक ज़माना आएगा लोग हाहाकार मचाएंगे 5 घंटे के लिए भी अगर बिजली चली गई तो, ठीक है। तो रिवर्स ऑफ चैप्टर 4 मतलब कि आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 6। इसमें क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर 6। आपने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब रिवर्स ऑफ चैप्टर 4, चैप्टर 6 में आ गए। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? फराडे और हेनरी ने जो एक्सपेरिमेंट किए उसमें से 3 एक्सपेरिमेंट पढ़ना है जिसमें आपको रिजल्ट मिला। फिर वो एक्सपेरिमेंट पढ़ने के बाद बहुत सारे फराडेज के लॉ पढ़ने, उसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, कि जब किसी कॉइल में जो फ्लक्स लिंक करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, और वो लिंक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे, पहला लॉ। दूसरा लॉ कि इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, सेकंड लॉ। फिर इसमें एक माइनस साइन हम लोग एक्सप्रेशन में यूज करते हैं, माइनस d∅/dt। वो माइनस साइन क्यों है? तो वो माइनस साइन समझाने के लिए लेंज लॉ हम लोगों ने पढ़ा। जब हम लोग लेंज लॉ पढ़ लेते हैं तो फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बस हम उसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये हम लोग जब पढ़ लेंगे तो इसको पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? एडी करंट। एडी करंट क्या है? तो एडी करंट आज के ज़माने का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मेट्रो वेट्रो में जो ब्रेक लगता है वो एडी करंट के बेसिस पे ही लगता है, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स जिसे हम लोग कहते हैं वो एडी करंट के बेसिस पे ही लगता है। एडी करंट क्या है? तो एडी करंट ये है कि जब हम कोई मेटालिक प्लेट लेकर मैग्नेटिक फील्ड में उसे मूव कराएंगे तो उसमें से फ्लक्स लिंक करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से हम पास करा रहे हैं, तो वो उस चेंज का अपोज करेगा। अपोज करने के चक्कर में वो अपने अंदर एक करंट पैदा करता है, और वो करंट बवंडर की तरह होता है। इस वजह से उसे हम लोग उस करंट को एडी करंट कहते हैं। उसके एप्लीकेशंस को समझेंगे, जैसे इंडक्शन मोटर क्या होता है, उसके बाद फिर ये इंडक्शन मोटर क्या होता है, फिर उसके बाद मेट्रोज के ब्रेक्स कैसे काम करते हैं, ये सब समझेंगे।
फिर इसके बाद आता है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। मतलब एक कॉइल लेंगे सोलेनॉइड, और उसी सोलेनॉइड में हम लोग क्या करते हैं, करंट पास कराते हैं। तो सोलेनॉइड के पास खुद अपना कॉइल है और उसमें करंट भी उसका अपना है, तो फ्लक्स भी उसी में चेंज होगा, तो सेल्फ इंडक्टेंस। उसके बाद जैसे हम लोग एल से दिखाते हैं, फिर अगर हम एक कॉइल लें और दूसरे कॉइल लें और दोनों कॉइल में काम करें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा। फिर ये दोनों को अच्छे से समझने के बाद हम लोग समझेंगे एसी जेनरेटर। मतलब जो हमारा सिलेबस इतना हमें जो पहुंचाना चाह रहा था, एसी जेनरेटर, मतलब आप वो शहर में पहुंच गए जिस शहर में आपको ये पहुंचाना चाह रहा था, लेकिन शहर में आप उतरिएगा तो आपको कोई चीज़ें, आपको बहुत परेशानी होगी। क्यों परेशानी होगी? क्योंकि आप शहर में तो इंटर कर गए लेकिन आपको लोकेशन पता नहीं। आप कहाँ उतरेंगे तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें मिलेंगी। आप उस स्टेशन, अगर ट्रेन से हैं तो रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको गाड़ी मिल जाएगी अलग अलग लोकेशन के लिए। एरोप्लेन से गए तो एयरपोर्ट के बाहर आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो शहर आप पहुंच गए, एसी जनरेटर। मतलब इतना पढ़ने से आप क्या समझने के काबिल हो गए, एसी जनरेटर। क्योंकि एसी जनरेटर के अंदर सारी चीज़ें हैं। मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसमें फ्लक्स भी है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट भी है, जिसमें मैग्नेटिज्म भी है, सारी चीज़ें हैं। इस वजह से एसी जनरेटर आप समझ गए, शहर में पहुंच गए। अब इसका स्टेशन क्या है, तो स्टेशन हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 में। चैप्टर 7 क्या है? एसी, यही है, अल्टरनेटिंग करंट। मतलब जैसे ही आप शहर में पहुंचे तो आप शहर के बारे में जानिए कि इस शहर में क्या है, किस वजह से शहर को जाना जाता है, तो एसी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें एक, इस शहर का जो स्टेशन है वो स्टेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मर। मतलब इस जनरेटर को तो आप समझ लिए, लेकिन जनरेटर से जो वोल्टेज और करंट निकलेगी, उस करंट को, उस वोल्टेज को हम कंट्रोल कैसे करेंगे? ट्रांसफॉर्मर। तो आप चैप्टर 7 ट्रांसफॉर्मर पढ़ लेंगे। तो आपका जो इतना सिलेबस था वो बस आपको ये दो चीज समझाना चाह रहा था कि जनरेटर समझ लीजिए, ट्रांसफॉर्मर। अगर सीधे समझाना शुरू करते तो आपको बाउंस करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, वो लिंक कर रहा है तो कैसे चेंज हो रहा है, चार्ज मूव कैसे कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते। इस वजह से ये इतनी चीज़ें बताई गई आपको यहाँ पहुँचाने के। अब आते हैं चैप्टर 8। चैप्टर 8 क्या है? EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब चार्ज इज एक्सेलरेटिंग। चार्ज अब क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। मतलब चार्ज रुका हुआ था, 2 चैप्टर आपने खींच लिया। चार्ज मोशन में, चैप्टर 3 आपने खींच लिया। चार्ज मोशन में उसके इफेक्ट को पढ़ा, फिर उसके जो 2 सोर्स हैं, दोनों सोर्स को पढ़ा। मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज की वजह से भी, मैटर की वजह से भी। चैप्टर 6 में आप आए तो आपने चैप्टर 4 के रिवर्स को पढ़ा। रिवर्स में से आपको जनरेटर मिला, जहां आपको पहुंचाया जा रहा था। जनरेटर समझने के बाद आप कहां पहुंचे? ट्रांसफॉर्मर पे पहुंचे। अब चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चैप्टर 8, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। अब पार्ट 1 आपका खत्म, ये पार्ट 1 है। अब इसके बाद आप पार्ट 2 में पहला चैप्टर रे ऑप्टिक्स, मतलब लाइट के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, रे ऑप्टिक्स आप पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स। आप कहिएगा कि ऑप्टिक्स है तो दोनों को ही क्यों पढ़ना? दोनों में आपको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, दोनों चीजें पढ़ना। लेकिन जो लाइट होता है वो डुअल बिहेवियर दिखाता है। उसके पास पार्टिकल नेचर भी है, उसके पास वेव नेचर भी है। वेव कौन सा? यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब यही वेव में यहां काम करेगा। वेव चैप्टर जो 10 है आपका, वहां काम करेगा वेव ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स न्यूटन के द्वारा दिया गया है, वेव ऑप्टिक्स हाइजीन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो जब रे ऑप्टिक्स आपको न्यूटन के द्वारा इस वजह से दिया गया है क्योंकि रे ऑप्टिक्स, न्यूटन जो थे वो मैकेनिक्स के मास्टर थे। तो वो जो भी, अब जैसे मान लीजिए क्रिकेट है तो क्रिकेट में हर बैट्समैन का एक स्ट्रॉन्ग जोन होता है। उस जोन में अगर वो बॉल आ जाएगा तो उसे वो अच्छे रन से बटोरेगा, ठीक है। तो उसी तरह मैकेनिक्स के मास्टर थे, तो उन्होंने रे ऑप्टिक्स मतलब लाइट को भी मैकेनिक्स के बेसिस पर एक्सप्लेन किया। तो रे आपको बहुत सारी चीज़ें 10th क्लास की मिलेगी। क्या क्या? तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, मिरर फॉर्मूला, ये नया मिलेगा आपको।
फिर आगे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सब मिलेगी आपको। इसके बाद वेव ऑप्टिक्स में भी आपको लाइट के बारे में ही पढ़ना है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेकिन वहां आपने पार्टिकल नेचर से उसे समझा था। वेव ऑप्टिक्स में आप समझेंगे कि वेव नेचर से उसे एक्सप्लेन करना है, जिसमें आपको हाइजीन प्रिंसिपल, वेव फ्रंट, वेवलेट्स, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पोलराइजेशन, ठीक है, ये पोलराइजेशन भी हम लोग समझेंगे। जैसे रात में आप देखें, रात में जब आप बाइक चलाते हैं तो आपको, अगर आप अपने लेन में चल रहे हैं और दूसरे लेन से कोई गाड़ी आ रही, तो उसके हेडलाइट की वजह से आपको अपने आगे का सड़क नहीं दिखाई देता। तो क्यों नहीं दिखाई देता? पोलराइजेशन। तो उसके लिए हम लोग पोलराइड्स वाला चश्मा पहनते हैं। तो वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर, फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम लोग समझेंगे, लाइट स्कैटर क्यों होता है, रेनबो फॉर्मेशन, ये सब हम लोग समझेंगे चैप्टर 9 और चैप्टर 10 में। ये हम लोग पार्ट 2 में पहुंच गए हैं, चैप्टर 9, चैप्टर 10। रे न्यूटन की वजह से, और वेव है आपका हाइजीन की वजह से, ठीक है। अब चैप्टर 10 के बाद आता है चैप्टर 11, जिसमें हम लोग मॉडर्न थ्योरीज, डुअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ेंगे। अब तक आप समझते थे कि मैटर मतलब कि जो मैटर है और जो वेव है वो दोनों अलग अलग चीज़ें, लेकिन अब आप समझेंगे कि नहीं, जो मैटर और वेव दोनों एक ही चीज़ें, दोनों एक ही चीज़ें हैं, मॉडर्न थ्योरीज। फिर उसमें अलग अलग हम लोग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, डेविसन एंड गार्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एटम न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ेंगे, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे, एटम में जो ऑर्बिट्स होता है उन ऑर्बिट के एनर्जी लेवल को पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें से अलग अलग एटम के अलग अलग एनर्जी लेवल से जो लाइट्स निकलते हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल, अलग अलग लाइट इमिट करते हैं, इस वजह से एक स्पेक्ट्रम तैयार होता है। तो हम लोग उसे स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, रेडिएशन पढ़ेंगे। तो ये एटम और न्यूक्लियाई। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मतलब सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मतलब जो कंप्यूटर एक रूम में हुआ करता था वो हम लोग पॉकेट में लेकर घूम रहे, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया? तो उन सारी चीज़ों को कॉम्पैक्ट किया गया सेमीकंडक्टर के बेसिस पर, सिलिकॉन और जर्मेनियम के बेसिस पर। उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, NPN ट्रांजिस्टर, PN जंक्शन, फिर ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर, फिर उसके बाद उसमें उसका बाइसिंग पढ़ेंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग उसमें से ऑसिलेटर पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर। फिर उसके बाद लॉजिक गेट्स हम लोग पढ़ेंगे। लॉजिक गेट क्या होता है? तो जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप जब 4 व्हीलर के अंदर बैठे रहते हैं तो गाड़ी जब बंद है तो जब आप एक दरवाज़ा खोलते हैं तो लाइट उसके अंदर की चलने लगती है, फिर कभी कभी दोनों दरवाज़ा खोलते हैं तब लाइट जलती है। तो ये सारे बेसिस, आपके ATM कार्ड्स कैसे काम करते हैं, मेट्रो कार्ड कैसे काम करते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग लॉजिक गेट्स में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो चैप्टर 9, चैप्टर 11 डुअल नेचर, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 12 एटम, चैप्टर 13 न्यूक्लियाई, चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर, और फिर चैप्टर 15 आता है आपका CS, कम्युनिकेशन सिस्टम, कितने तरह से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। फिर आता है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब कितने तरह से कम्युनिकेट करते हैं, वायरलेस कैसे काम करता है, मोबाइल फ़ोन कैसे काम करता है, सैटेलाइट कैसे काम करता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। AC सिग्नल क्या होता है, डिजिटल एनालॉग सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है, ठीक है। और सैटेलाइट कैसे काम करते हैं, टावर कैसे काम करता है, किसी भी लोकेशन का ट्रैकिंग कैसे होता है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो ये आपका पूरा सिलेबस, तो ये समझिए कि पूरे 40-45 मिनट में मैंने आपको पूरे 12th के फिजिक्स का एक झलक दिखा दिया कि आपको इस पूरे 12th के सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है। स्टार्टिंग में मैंने सवाल करा था कि ये सफ़र आपको कहाँ पहुँचाएगा, तो सफ़र आपको एक शहर पहुँचाएगा, AC जनरेटर। उस जनरेटर को आप उस स्टेशन तक उतरेंगे जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। जब आप इस शहर में पहुंचेंगे तो इस शहर के मदद से बहुत सारी चीज़ें होंगी, AC जनरेटर, और ये जनरेटर में क्या होगा कि ये जनरेटर AC करंट पैदा करता है, ठीक है, मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। एक मंजिल आपकी ये है, इसी मंजिल में जब आप करंट देंगे तो करंट इसका जब वेव बनाएंगे तो एक क्रेस्ट एंड ट्रो के फॉर्म में इसका वेव आता है।
अब जब इसका वेव क्रेस्ट एंड ट्रो मतलब 0 टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू 0, 0 टू मिनिमम, तो ये जब फ्लक्चुएशन है तो इसका मतलब आप एक्सेलरेट कर रहे हैं। अगर किसी चार्ज, ये जो चार्ज है वायर में, वो एक्सेलरेट कर रहा है, जब वो एक्सेलरेट करेगा तो वो क्या क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर यहां से थोड़ा सा ऑप्टिक्स, एक नए ब्रांच को हम लोग समझेंगे, जो हम लोग विजुअलाइज करते हैं, जो हम लोग देखते हैं अपने चारों तरफ की, देखने का प्रोसेस क्या है उसको हम लोग समझेंगे। लाइट एक्चुअली में है तो क्या है, ऐसा क्यों है कि जब कोई चिड़िया जमीन के नजदीक होती है तो उसका शैडो हमें दिखता है। रे ऑप्टिक्स बताएगा क्यों दिखता है। ऐसा क्यों है कि वही चिड़िया जब एक हाइट पर चली जाती है तो उसकी शैडो हमें नहीं दिखती है। ये ना दिखने का रीजन वेव ऑप्टिक्स बताएगा। ये एक चीज हम लोग समझेंगे। ऐसा क्यों है कि वो रात वाला केस मैंने आपको बताया कि आप अपने लेन में चल रहे हैं और आपको आपके सामने की सड़क नहीं दिखाई देती। तो ये सब चीजें। फिर उसके बाद मॉडर्न थ्योरीज, ठीक है, कि मॉडर्न थ्योरीज एटम एंड न्यूक्लियर। ये क्यों? क्योंकि आप न्यूक्लियर पावर प्लांट में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक्चुअली होता क्या। ये सब आप एटम न्यूक्लियर समझने के बाद समझेंगे। फिर उसके बाद जब आप न्यूक्लियर पावर प्लांट में जाएंगे, फिर न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बना, एटॉमिक बॉम्ब कैसे काम करता है, ये सब चीज़ आप समझें। सेमीकंडक्टर, बहुत सारी चीज़ें। आपका मोबाइल फ़ोन इतना बड़ा से इतना छोटा कैसे हो गया? कंप्यूटर एक रूम में हुआ करता था, इतना छोटा कैसे हो गया? आपके फ्रिज में, आपके घर में जो भी चीज़ें अब आती हैं वो उसके अंदर इनबिल्ड स्टेबलाइजर होता है। क्यों होता है? सेमीकंडक्टर बताएगा कि क्यों होता है। आपके जो कार का मैंने एग्जांपल दिया कि दरवाज़ा खोलते हैं तो दोनों बत्ती जलती है, फिर बंद होता है तो खुद ब खुद बंद। तो ये गेट लॉजिक गेट इसमें बताएगा कि ये ऐसा क्यों। आप बात करते हैं, है ना, तो वायरलेस का एक रेंज है, फ़ोन का भी एक रेंज है, सैटेलाइट का एक रेंज है। तो ये रेंज किस बेसिस पर है? कैसे, कितने सैटेलाइट लगेंगे? अगर हम, जैसे हम यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इस रिकॉर्डिंग को अगर हम चाहें कि पूरा दुनिया देखे तो किस तरह हम चाहेंगे कि देखें? जाविस फिजिक्स हर किसी के मोबाइल में चले, हर टीवी स्क्रीन पर जाविस फिजिक्स लेक्चर आए तो कैसे आएगा? तो ये चीज़ हम लोग समझेंगे इस कम्युनिकेशन सिस्टम में, ठीक है। तो चैप्टर 12 का पूरा एक झलक, या ये कहिए कि पूरा सिलेबस आपके सामने मैंने खोल कर रख दिया है कि ये किस तरह से है। और इन सारे लेक्चर्स का, इन सारे चैप्टर्स का कंप्लीट, चैप्टर का जो कंप्लीट लेक्चर है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाकर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 हर देख सकते हैं। उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं NCERT के प्रीवियस ईयर CBSE बोर्ड में जो पूछे गए हैं, किस पैटर्न पे पूछे गए हैं, वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, आप जाकर देख सकते हैं। सारे का सारा है, ठीक। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो आपका CBSE ने ये करा है कि आप कोरोना की वजह से आपने अपनी स्टडीज़ पूरी नहीं कर सके हैं, तो उस वजह से उन्होंने सिलेबस में कुछ टॉपिक्स हैं हर चैप्टर्स में से जो उन्होंने डिलीट किया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है, और सारे डिलीटेड टॉपिक्स आपके स्क्रीन पर अभी विजिबल होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसमें से गॉस थ्योरम का जो एक टॉपिक है, जो एक एप्लीकेशन है, उसे रिमूव किया गया है, जिसका नाम है यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। इनसाइड और आउटसाइड इसमें से हटा दिया गया है। चैप्टर 2 में से कुछ नहीं हटाया गया है। चैप्टर 3 है जिसमें से कार्बन रेजिस्टर्स, कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, इसे रिमूव कर दिया गया है। फिर चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, उसमें से साइक्लोट्रॉन टॉपिक को हटा दिया गया है। चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, मतलब एक्सियल और इक्वेटोरियल को हटा दिया गया है। टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क भी हटा दिया गया है। उसके बाद जो टाइप्स ऑफ मैटर, ये चैप्टर 5 में, ठीक है, चैप्टर 5 में जो टाइप्स ऑफ मैटर है मैग्नेटिज्म के बेसिस पर, पारामैग्नेटिज्म, डाई मैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म, इसे हटा दिया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ परमानेंट मैग्नेट्स, इसे भी हटा दिया गया है। अब बात करते हैं चैप्टर 6 में से कुछ नहीं हटा है। चैप्टर 7 में से जो हटा है वो है पावर फैक्टर और वाटलेस करंट। चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उसमें से बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, इसे रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स है, जिसमें और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसमें से
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर, रिकैपिटुलेशन मिरर फॉर्मूला इसे हटा दिया गया है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई, रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ब्रूस्टर्स लॉ, यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड पोलरॉइड्स इसे हटा दिया गया है। चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उसमें से डेविजन एंड गार्मर एक्सपेरिमेंट को हटा दिया गया। चैप्टर 13 न्यूक्लियाई में से रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स, रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज, रेडियो एक्टिव डीके लॉ, हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ इसे हटा दिया गया है। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विथ मास नंबर इसे हटा दिया गया है। चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में से हटा दिया गया है। मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट इसमें से हटाया गया है। जेनर डायोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर इसे हटा दिया गया है। ठीक है, और ज़रूर अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कहें और रिकमेंड करें। इंशाल्लाह जो भी आपका डाउट है आप उसे कमेंट बॉक्स में डालें ताकि मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊं और आपके कंसेप्ट को क्लियर कर सकूं। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।